गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में आज हम लोग एम फेज पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ लिए थे पूरे डिटेल्स में। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर पहले देख लें, तब आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। क्या बोल रहा है? ये पहला लाइन में ही क्वेश्चन छुपा है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल कौन सा है। एम फेज है, एस फेज है, G2 फेज है या G1 फेज है। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? एम फेज। 4 नंबर आपका। ठीक है, अब ड्रामेटिक का मतलब देखिए, इसमें यानी कि बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या? ड्रामेटिक वर्ड कहने का मतलब ये लोग एम फेज में ना ड्रामा चलता है। क्या चलता है? ड्रामा। ड्रामा इन द सेंस इसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ये 4 गो फेज आते हैं इसमें, तब जाके सेल डिवाइड, साइटोकाइनेसिस उसके बाद होता है, तब जाकर सेल डिवाइड करता है। ये बहुत सारे ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ chromosomes in the parent and progeny cells is same, it is also called as equitational division। देखिए ये क्या कह रहा है। मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, ठीक, और ये इसका प्रोजेनी हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? डिप्लॉयड। ठीक, इसमें भी डिप्लॉयड। यही कह रहा है। देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द पेरेंट, पेरेंट में भी 2n क्रोमोजोम्स हैं और प्रोजेनी में भी 2n क्रोमोजोम्स हैं। समझे कि नहीं समझे? इज द सेम, इसलिए कहा गया इक्विटेशनल डिवीजन। इक्वल, जैसे कि इक्वल होता है, नाम से ही कह रहा है। इक्विटेशनल डिवीजन कौन सा? माइटोसिस को इक्विटेशनल डिवीजन कहते हैं या मियोसिस को? तो हम लोग किसे टिक करेंगे? माइटोसिस को। अब इतना से इजी कौन समझाएगा? चलिए पढ़ते हैं। दाउ फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए। कन्वीनियंस मतलब क्या था? सुविधा के लिए माइटोसिस को डिवाइड कर दिया गया है 4 स्टेज में, यानी 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को, अरे बाबा, न्यूक्लियस डिवीजन, जहाँ भी न्यूक्लियस देखें कैरियो वर्ड आना चाहिए। न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज। जैसे कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, अरे भाई ये कि हाँ इसमें एस फेज होगा, इसमें G1 फेज होगा, इसमें G2 फेज होगा और इसमें क्या होगा? M फेज होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं। समझ गए? ये हम कि इसमें M फेज होगा और इसमें क्या होगा? G1 फेज होगा, G1 फेज होगा, इसमें M फेज होगा, S फेज, G2 फेज। हम क्लियर कट बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते हैं। ये हम लोगों प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तब हम कह देते हैं कि क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है, एस फेज स्टार्ट हो गया। ठीक, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चारों फेज होते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। प्रोफेज, प्रोफेज सबसे पहला, प्रोफेज which is the first stage of karyokinesis of mitosis follows S and G2 phase of interphase। यानी S और G2 फेज के बाद कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज। यही कह रहा है, ठीक है। इन द S and G2 phase the new DNA molecules formed, जो नया डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ था, आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। वो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो एक दूसरे में क्या था, गुथा हुआ था, ऐसे 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 गुथा हुआ था। ठीक है, वो क्रोमेटीन जैसा दिख रहा था। जो इंटरफेज में जो क्रोमोजोम्स होता है वो क्रोमेटीन जैसा दिखता है। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड। कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया है? बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। थोड़ा थोड़ा क्रोमेटिन क्या होगा, मोटा होना शुरू होगा। क्या होगा, मोटा होना शुरू होगा। दी क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। और जो क्या चीज़ था, इंटरबाइंड था, जो उलझा हुआ था, वो अब धीरे धीरे सुलझेगा यानी खुलेगा और क्रोमोसोम जैसा दिखने लगेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्या हो रहा है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, तो वहाँ अनटैंगलिंग हो रहा है। जो इंटरवाइंड क्रोमोसोम था, क्रोमेटिन था, वह अनटैंगल्ड होगा यानी खुलेगा। द सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम में क्या था, सेंट्रियोल्स था, जो कि स्पिंडल apparatus बनाएगा। which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cell cycle। देखिए, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो जो सेंट्रियोल होगा, देखिए मैं समझाता हूँ फिगर के अनुसार, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए क्या होगा, जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ हुआ था, एनसीईआरटी में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स हुआ था। ठीक है, अब जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स हुआ था यहाँ, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स हुआ, रफ डायग्राम। ठीक है, तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा। ठीक है, वही कह रहा है एनसीईआरटी, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग। अब प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। ये कीवर्ड्स हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वह कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, और लगने लगेगा माइटोटिक क्रोमोसोम जैसा। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। वह दिखने लगेगा कि वह 2 धागा का बना हुआ है, और सेंट्रोमेर भी हमें दिखने लगेगा। ऐसे होगा, देखिए 2 धागा ही दिखेगा और बीच में सेंट्रोमेर है। अब देखिए सेंट्रोजोम्स, जिसमें कि सेंट्रियोल होता है, हम लोग इसका डिटेल्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं। विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज में हुआ था। इंटरफेज में भी कहाँ, एस फेज में। बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसका, क्योंकि अगला जो आने वाला है मेटाफेज आएगा। इस सेंट्रोजोम्स रेडिएट्स आउट। ये देखिए, अब सेंट्रियोल का फिगर बहुत अच्छा से आपको समझाना होगा हमको। देखिए, ठीक, अब ये देखिए,
क्या कह रहा है कि जो इच सेंट्रोजोम्स रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। ये जो एरो है ये क्या है, सेंट्रियोल है। ये क्या है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम में ही सेंट्रियोल होता है, वह परपेंडिकुलर लाई टू ईच अदर, दो सेंट्रियोल होता है। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर, और यही क्या बनाएगा फिर बाद में स्पिंडल फाइबर बनाएगा ऐसे ऐसे, जो कि क्रोमोजोम्स को पकड़ेगा, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर प्लस एस्ट्रल रेज दोनों मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल अपैरेटस या माइटोटिक अपैरेटस, ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्या है, तो ये एनिमल सेल्स में ही एस्टर्स प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो एम्फी एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। क्यों, क्योंकि इसमें एस्ट्रल रेज आता है। और प्लांट्स में एन एस्ट्रल डिवीजन होता है क्योंकि उसमें एस्टर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज हमारा यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, लास्ट में क्या होगा, प्रोफेज के लास्ट में जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हमें क्या क्या नहीं दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, स्फेरिकल बॉडी जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली रोल निभाता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप, सारे के सारे डिसअपियर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए फिगर, ये क्या है, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। क्या हो रहा है, क्रोमेटिन जो होता है कंडेंसेशन शुरू हो गया, और प्रोफेज के अंतिम आते आते तक देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस रेटिकुलम सारा डिसअपियर हो गया, और हमें दो क्रोमेटिड दिखने लगे, एक सेंट्रोमेर दिखने लगा, ठीक है। तो ये फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मेटाफेज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।